हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। बच्चे आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2 का सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। मैं यूनिट मेंशन कर देती हूँ कि हम अब सेकंड यूनिट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर बेटा हमने कल के लेक्चर में सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो फर्दर आपके जैसे 2 टाइप्स का होता है, एक डोनर और एक एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर, वो हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, या फिर सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी बैंड डायग्राम आता है आपका, वो आपका किस तरीके से होता है, जस्ट हम उसको ईजी वे के अंदर करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर्स करना है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है हम मोस्टली जो सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इसका मतलब इनमें से ही आपको एक जो क्रिस्टल है यानी कि एक सेमीकंडक्टर एक सब्सटेंस है उसको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को पता है कि जो सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। अगर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बेटा हमारा 14 है, ठीक है, तो उसके बेस पे जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही क्या कर दो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। अगर 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप सभी को पता है वो कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आती है तो ऐसे करते थे ना बेटा, जैसे आपने अगर केमिस्ट्री नहीं ली हुई थी तो जैसे ये 1s2 का वो हो गया, ये 2s2 का ये हमारे पास हो गया। ठीक है, फिर 3s2 3p6 और 3d10 इस तरीके से लिखा जाता है। फिर 4s2 4p6 और 4d10 और 4f14 इस तरीके से। तो और यहाँ पे एक हमारा 1s2, यहाँ पे हमारे 2 होते थे, तो हम इस तरीके से लिखते थे। याद आ रहा है ना आपको, देखो इस तरीके से उसकी डाउन करके वैल्यू लिखते थे। तो 1s2, फिर उसके बाद ये 2s2, फिर यहाँ से लिखते थे 2p6 3s2, फिर यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4s2, इस तरीके से करके हम इसको लिखते जाते हैं, है ना। तो इसकी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन्हीं के ही एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाने हैं और उनके बीच का एनर्जी बैंड्स आपको दिखाना है। जैसा हम इसके अंदर कंसीडर कौन सा करके चलेंगे, आपका सिलिकॉन करके चलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इनिशियली जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपको पता है ना बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्या करता है, चारों ओर आपका रिवॉल्व करते हैं। लेकिन वो यूँ नहीं कि भाई एक न्यूक्लियस यहाँ है और सारे के सारे आपके यहीं इसी ऑर्बिट के अंदर मूव करने लग गए, ऐसा नहीं करता ना। एक उसने ये भी तो कहा था ना कि जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है आपका L इज इक्वल टू आपका क्वांटाइज्ड होना चाहिए। जो इस तरीके से रखते हैं वही हमारे इसके अंदर मूव करेंगे। तो 2 8 8 इस तरीके से करके वो हमारे इसके अंदर फिल होंगे और अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गई इस तरीके से, ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्बिट लेवल है उसके अंदर आपकी कितनी एनर्जी रख रहा है वो आपके क्या हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये करो कि इसके अंदर जैसे आप कोई एटम आपने ले रखा है, ठीक है, सपोज जैसे इसके अंदर आपको ट्रांजिशन करवानी है, लास्ट देखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो अगर कोई भी इसके अंदर काम करवाते बेटा तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर है ना, सबसे पहले तो क्या होते हैं, वो ही इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो इनर मोस्ट होते हैं आपके वो बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, तो उनके साथ छेड़खानी नहीं, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के साथ ही होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के साथ अगर आपने करनी है, इसका मतलब आपको डील करनी है 3p6 और किसके साथ, 3s2 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3p6 और ये हो गया आपका 3s2। अब आपको पता है कि अगर ये बहुत दूर दूर है तो एक इनकी ट्रांजिशन नहीं बल्कि इसकी अपने उसमें ही देखी जाएगी कि भाई कैसे होगा। और अगर ट्रांजिशन होती भी है तो इसकी एक आ गई है 2, इस तरीके से कुछ इसके अंदर ट्रांजिशन हो जाएगी
जो कि आपको अच्छे से दिख भी जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, जब हम इनको आपस में क्लोज लेके आते हैं एटम्स को, ठीक है, जब हम एटम्स को, जब जैसे आपका जो भी एनर्जी लेवल होगा पर्टिकुलर, जैसे लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए हैं आपके एटम्स, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो जो एनर्जी लेवल्स आपके उनके बनेंगे वो आपको अच्छे से शार्पली दिख जाएंगे। लेकिन जब आप एटम्स को क्या करते हो बेटा, क्लोज लेके आते हो, ठीक है, जब हम उनको क्लोज लेके आते हैं तो जो हमारे लेवल्स हैं आपके वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के और जो हमारा न्यूक्लियाई है वो आपस में क्या करने लग जाती है, इंटरेक्शन करने लग जाती है। उसकी वजह से हमारे ये जो आपके हैं वो स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्लिट होने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उनकी स्पिन आपकी अगर कंसिडर करी जा रही है इसके अंदर, तो आपका ये जो जैसे 3p है, ठीक है, एक ये p के लिए आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो शायद, तो इस p के लिए आपकी L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया हुआ है तो वहाँ पे इसकी स्पिनिंग भी कंसिडर करी होगी, और स्पिन कितनी लेके चलते हैं, हाफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू इसकी होगी वो कितनी होगी, 1 + हाफ यानी कि 3/2, और 1 - हाफ यानी कि आपकी कितनी हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, इनको 2 पार्ट में क्या करते हैं, स्प्लिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो ये s के लिए है, s के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक +हाफ और एक -हाफ हो जाएगी। तो s लेवल भी आपका 2 उसमें टोटल, क्योंकि ये जो j की वैल्यू है वो आपकी प्लस, जिससे प्लस माइनस उसमें होती है, तो ये भी आपका किस में, आपका 2 उसमें स्प्लिट करके दिखा देता है कि भाई अब इस तरीके से ये, इस तरीके से ये जो है आगे काम करेगा, ठीक है। अब हमें जो देखना है वो जो ये 2 लेवल्स आपके स्प्लिट हुए हैं ना, इनके बीच की क्या देखनी है, एनर्जीज देखनी है कि किस तरीके से कौन से उसमें ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये क्या होता है, किस टाइप से होता है, वो मैं आपको इस फिगर के हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से चलना है, ठीक है। देखो साफ साफ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो जैसे ये आपके 2 पार्ट में स्प्लिट होने लग रहे थे, ठीक है। एक के बीच की जो ट्रांजिशन थी वो तो आपस में इतनी मिक्स हो गई कि हमें यहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया, ठीक है। बाद में हम, इससे पहले जो ट्रांजिशन हो रही थी वो ईजिली हमें दिख रही थी कि भाई इतने इसमें हो गई ट्रांजिशन जैसे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम इससे आगे चले, यानी कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन हमने कम कर दिया, उनके बीच का एटम का डिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, बिल्कुल कम उसमें कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे आपने कम कर दिया इसका, ठीक है, तो आपने देखा कि ये आपके मिक्सअप यहाँ पे हो गए, और एक आपका मतलब जब मैं लिखवाऊंगी तो इसके बारे में तभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग हमें यहाँ पे लिखना भी है ना, ठीक है। तो आपको ये अपने नोटबुक में बना लेना है, अच्छे से दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको नोटबुक में बना लीजिए। ये इस तरीके का कि एक हाथ ऐसे करके रखा हुआ है हमने, इस तरीके से करके, ठीक है, ऐसे करके बना लेना, ठीक है। और अब इसकी स्टेटमेंट्स मैं लिखवाऊंगी कि कब क्या होता है, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और वहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगी। क्योंकि अभी तो ये होगा ना कि पहले और चीज़ तो लिख लेते हैं इसके अंदर कि क्या कहना चाह रहा है ना, तो पहले और चीज़ों को लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तब एक एक करके मैं आपको बताती भी जाऊँगी और हम लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप एक बार इसको बना लीजिए, ठीक है, और मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर करूँ मैं इतना स्टार्ट, ठीक है, आप बना लीजिए इसको। देखो अब इसके अंदर हमें किसमें बताने हैं, एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर। तो आप पहले लिखोगे कि कौन सा आप इसके अंदर यूज़ करते हो, तो हम कहेंगे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द semiconductor substance which are extensively used in fabrication of semiconductor devices, क्योंकि हम मोस्टली इनको यूज़ करेंगे, used in fabrication of semiconductor devices,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने बताया अभी कि अगर कोई भी आपका जैसे इसके अंदर कोई भी एटम आपने जैसे लिया हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या मिलता है, एनर्जी लेवल्स मिलते हैं एटम के अंदर, ठीक है। तो पहले उसके बारे में बता देते हैं कि इन एन एटम the electrons revolves around the nucleus in almost circular orbits, ठीक है। तो जो एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वो उन सब शेल्स के अंदर आपकी मतलब वो हो गई थी, डिफाइन हो गई थी, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब शेल इज, और एनर्जी जो होंगी उन सब शेल्स की जिनमें वो होंगे वो भी हमारी डिफाइन होती हैं, ठीक है, डिफिनाइट होती हैं मतलब। तो दिस definite energy value are called energy level of atoms, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है तो वो हमारा इस तरीके से, जैसे मैंने सर्कुलर ऑर्बिट्स में बताया था, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो एनर्जी लेवल्स हैं आपके एटम के, कि भाई S P D इस तरीके से ही होते हैं ना हमारे शेल्स जो होते हैं, फिलअप होती हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। अब वो लेवल्स तो अपने आ गए बेटा, देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ इसके अंदर, देखो ये जो हैं ये हमारे क्या आ गए, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। कि आपका इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर किस में आप वो बता रहे हो। अब इन एनर्जी लेवल्स के अंदर जैसे ये आपका ये वाला है, इनमें से जो ट्रांजिशंस होंगी जो आप बता रहे हो वो क्या बता रहे हो, एनर्जी मतलब इनका बैंड बता रहे हो, फिर कि कैसा बैंड इसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो अब उसको बताने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे कि जब वो हमारे कैसे हैं, आपके एटम लार्ज डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल्स होंगे आपके वो कैसे होंगे, आपके शार्प डिफाइन होंगे। यानी कि देखो जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये ऐसे है, देखो ये बहुत ज़्यादा आपके लार्ज डिस्टेंस हो गया, लार्ज डिस्टेंस पे ये शार्पली आपके अलग अलग आपके ये एटम दिख रहे हैं, लेवल्स दिख रहे हैं ना अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लेवल्स दिख रहे हैं हमें। लेकिन जब हम इसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, जब हम इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, ठीक है, तो इन लेवल्स के बीच में जो आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो आपके क्या करने लग जाते हैं, स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिख रहे हैं ना, अदरवाइज तो आपको यही दिख रहा था फिर वहाँ पे, और इनके बीच की एक स्प्लिटिंग हो गई, मतलब एक आपकी ट्रांजिशन हो गई, दो हो गई, इस तरीके से आपको पता चल रहा था। लेकिन जब आप कम गए तभी तो आपको बैंड मिला था ये वाला, है ना। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि एक मिनट, when atom are at large distance from each other, जैसा हमने उसमें D तक देखा था, तो their energy levels are sharply defined, ठीक है। लेकिन जब हम उनको पास लेके आए, उनका डिस्टेंस हमने कम कर दिया, तब क्या होता है, when these atoms are brought close to each other to form crystal, the splitting of
इनकी लेवल्स की क्या होने स्टार्ट हो जाती है बेटा, स्प्लिटिंग होने स्टार्ट हो जाती है। दिस लेवल begins to take place due to interaction among the nuclei and electron of atom। और मैंने अभी आपको बताया है कि इस टाइम पे जो आपके मतलब जैसे आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को डिक्रीज़ करोगे तो सबसे पहले जो ट्रांजिशंस होगी वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होगी, क्योंकि वो आपके ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इनर वाले आपके कम, क्योंकि आपका न्यूक्लियस के बाहर फिर पहला L इज इक्वल टू 1, जो L इज इक्वल टू 0 शेल, यानी कि किसके लिए है, एस ऑर्बिट के लिए, फिर P, फिर D, इस तरीके से हमारे पास आते रहते हैं। और वो आपके कैसे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, इस अकॉर्डिंग फिल है ना। तो आप लिखोगे कि विद डिक्रीज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, सबसे पहले कौन इफेक्ट होता है, आपके आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ या इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbits are affected, ठीक है। और इनर शेल जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं आपके न्यूक्लियस से, तो वो आपके इस टाइम पे क्या रहते हैं, अनइफेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स are strongly bound to nucleus, remains almost unaffected, ठीक है। और वो कैसा रहता है, आपका अनइफेक्ट रहता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अब बाहर तो आपका वैसे था वो, अब जैसे हम उन एटम्स को क्लोज लेके आए तो वो क्रिस्टल फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर उनके एनर्जी स्टेट्स जो है उनका बैंड देखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उसको कंसिडर किया हुआ है, आप उसके लिए लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिखिए व्हेन द crystal has been formed bands of energy states are obtained as described below for silicon crystal। जैसा कि हमने इसके अंदर ये जो आपका डायग्राम लिया हुआ है, ये किसके लिए लिया हुआ है, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 3p to वो 6 तक उसमें तो पूरा का पूरा देखो इसके अंदर कहाँ तक जाएगा। जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बता रही थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो 3p6 पूरा कोई ना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 14 तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 6, और ये पूरा 10 और 12 और ये 14 तक करना था, तो ये कितना हो गया था आपका 2। इसका मतलब ये कितना है, 3p2 के लिए है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा 6 तक कोई ना जाएगा, ऑर्बिट पूरा फिल होता है p का, लेकिन 6 तक, लेकिन ये अपना फिल तो नहीं है ना, अपनी इसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना है, तो वो कितना होगा आपका 3p2 तक होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो आप इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है, सिलिकॉन एटम लिया हुआ है, जिसके मतलब सिलिकॉन एटम के कितने एटम लिए हैं आपने, सपोज n एटम आपने लिए हुए हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना कितना है, r है, ठीक है।
जो कि लार्ज है, और जो हमने सिलिकॉन एटम लिया हुआ है वो बहुत आइसोलेटेड है। ठीक है, ये हमने करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, और पेज भी टर्न कर लेती हूँ ताकि अपन इसको लिखें फिर। चलिए बेटा लिखिए, कंसिडर कर लीजिए यहाँ पे कि लेट अस कंसिडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ किसका बेटा, सिलिकॉन का, हैविंग एन एटम्स। ठीक है, हमने एक सिंगल क्रिस्टल आपका सिलिकॉन का कंसिडर कर लिया है जिसमें क्या है आपके एन एटम्स है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी, तो आप लिख लीजिए द इलेक्ट्रॉनिक configuration of silicon is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, तो जो आपने एनर्जी लेवल्स माने हुए हैं वो आइसोलेटेड अलग अलग मतलब इस तरीके से स्टेट में माने हुए हैं। ठीक है, और कैसे हैं आपके क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है, तो आप लिखोगे द एनर्जी levels of silicon atom in isolated state as well as in the crystal form। ठीक है, तो जो इनर एटॉमिक है, ठीक है, डिस्टेंस अब जो मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आप जब स्पेसिंग जो मान के चल रहे हो वो आपकी आर है, और जो डिस्टेंस है वो आपका ए है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे हम अभी करेंगे तो आप उसमें देखोगे, तो लिखो हेयर द इंटर एटॉमिक spacing is r and distance a corresponding to crystal lattice spacing। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं आपके स्प्लिटिंग के कि भाई कैसे कैसे, जैसे आपने इसकी फिगर देखा था तो फिगर में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें डी सी B2 B1 A के बारे में बात करनी है। इसका मतलब हमें इन्हीं प्रोसेस के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है इसको बात करना है। तो आप लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ splitting is summarized as follows। अब कैसे वो हो रहा है ये उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लिख रहे हैं कि when r is greater than c। ठीक है, अगर r मेरा c से बड़ा है यानी कि इस पोर्शन में है, अगर मेरा r c से बड़ा है इस पोर्शन में है, तो जो एटॉमिक स्पेसिंग है आप देख सकते हो बहुत वाइड है अपनी। ठीक है, तो जो आपकी इंटरेक्शन होंगे इसके साथ वो तो बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा मतलब इसके उसमें ये अपने ही लेवल तक रह सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ट्रांजिशंस यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके एनर्जी सब लेवल्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखा पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि किस तरीके की आपके इसके अंदर होंगी, तो जो आपके एटम्स हैं यहाँ पे वो आपके इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लिखो कि व्हेन r इज़ ग्रेटर देन c, इस टाइम पे क्या होता है the atomic spacing is wide and so interaction between atoms is negligible। ठीक है, और there is no modification
of 3p and 3s एनर्जी सब लेवल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, आर को सी के ऊपर लेके आ जाते हैं। जब आर को हम सी के ऊपर लेके आए, इसका मतलब एटम अब अपने थोड़े से क्लोज आ गए हैं। ठीक है, अगर क्लोज आ गए हैं तो आपने देखा ना, यहाँ पे देखो ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई थी, देखा ना, इस लेवल के बाद क्या हो गया था, इसके ऊपर यहीं पे ही क्या होना स्टार्ट कर दिया था, एक्चुअली में इसने स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जो आपके पी के 2 ऑर्बिट और एस की वजह से जे के आपके जो 2 आपके बन रहे थे, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, स्प्लिट होना स्टार्ट कर दिया। यानी कि रियल स्प्लिटिंग आपकी जो सब लेवल्स की थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अब जो आपका ये जो मैंने डबल एरो बनाए हुए हैं, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, आपका फॉरबिडन गैप। ठीक है, एनर्जी बैंड फॉरबिडन गैप, इसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन गैप। तो आप लिख लीजिए सेकंड, जब आर किसके इक्वल है, आपका सी के इक्वल। ठीक है, तो व्हेन एटम पास आ रहे हैं ना, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एटम आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो देयर इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शंस जो इनके बीच में है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड रियल स्प्लिटिंग ऑफ सब लेवल्स स्टार्ट्स। ठीक है, और ये हो जाता है, और जो आपका बैंड गैप वो है आपके, ठीक है, 3p और उसके बीच में, वो हम क्या बोल रहे हैं, फॉरबिडन गैप, उन डिफरेंस को। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 3p इज फॉरबिडन गैप। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, फॉरबिडन गैप बोल रहे हैं। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है, जब आपका आर क्या है, सी से छोटा है। ठीक है, आर सी से छोटा है, तो आपको पता चल रहा है अगर आर सी से छोटा और हो गया तो ये B2 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो आपके लेवल्स आपके निकले थे, बैंड्स ने निकले थे, वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंड क्या कर रहे हैं, आपका ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हैं, इसका मतलब ओवरलैप, इसका मतलब जो लेवल्स है वो क्लोजली पैक्ड है यहाँ पे। ठीक है, लेवल्स कैसे हैं आपके, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इस टाइम पे द फॉरबिडन गैप, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्लोज आ गए तो इनका गैप क्या हो गया, कम हो गया। द फॉरबिडन गैप डिक्रीजेस एंड, और बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, इसका मतलब रिड्यूस टू कहाँ, 0। ठीक है, एट R इज इक्वल टू B2। ठीक है, कहाँ पे आता डिक्रीज हुआ है, B2 के ऊपर। ठीक है, तो आप लिखोगे सो एट R इज इक्वल टू B2 द टू बैंड्स ओवरलैप। ठीक है, और एट डिस्टेंस बिटवीन B2 एंड C we get a large number of closely packed levels। ठीक है, सो अगर हमारे पास जैसे n है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। n आपने सिलिकॉन एटम लिए हुए हैं ना, तो द नंबर n इज very large, so this collection of closely spaced level is called energy band।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब तो दो ही देखने हैं इसके अंदर, दो कौन कौन से, इन दोनों के बीच का और ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट से इसके ऊपर लिख लेते हैं कि जब ये आपके कैसे हैं, तो फोर्थ पॉइंट व्हेन v1 इज़ लेस देन r, और मतलब r आपका b से कम है और लेकिन इससे क्या है आपका ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है अगर आपका, ठीक है, ग्रेटर है b1 से लेकिन b2 से कम है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे आपका जो एटॉमिक डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है वो और कम हो गई। ठीक है, एटम्स के बीच में। तो व्हेन द एटॉमिक स्पेसिंग इज फर्दर डिक्रीज, तो आपके 3s एंड 3p लेवल्स आपके मर्जिंग स्टेट के अंदर होते हैं, remains merged into each other and thus there is no restriction on electron to move from 3s to 3p सब लेवल। ठीक है, और इस टाइम पे क्या होते हैं, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप लिखो दिस, इन दिस सिचुएशन 8n लेवल, 8n किसकी वजह से बेटा, क्योंकि जो p है वो आपके p के अंदर दो उसमें आ रहे हैं, तो जो 3/2 से -3/2 तक जाएंगे, 4 उसके हो गए। और वैसे भी आपको पता है कि जो p के अंदर फिलिंग होती है वो टोटल 6 होती है, तो 6 तो आपके किसके हो गए, 6 फ्रॉम p, और 2 आपके किस में होते हैं, 2 फिलिंग होती है ना, तो 2 आपके s के हो गए हैं। ठीक है, और नाउ continuously डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अब मतलब कॉन्टीन्यूसली वो उनकी एनर्जी एक से एक उसमें डालते रहते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सब लेवल से है, बस हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कि हमारा एक पोर्शन तो आपका फिल है और एक अनफिल है, बस इतना पता चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हेयर वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन electron belonging to 3s and 3p sublevels, and at such a situation one can only say that 4n sublevels are filled and 4n are empty। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट, जब आपका r किसके इक्वल है, आपका a के, तो यहाँ पे कैसा आ गया बेटा, मैं बता देती हूँ, आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जो इन इक्विलिब्रियम उस पे होंगे तो वहाँ पे दोबारा से आपका क्या आ जाएगा, बैंड्स आपका आ जाएगा फिल्ड और एम्प्टी के बीच में। ठीक है, दोबारा से फिल्ड और एम्प्टी के बीच में ये आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे,